हेलो एवरीवन। कोई बच्चा 14 घंटे से अधिक पढ़ता है हर दिन, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कोई स्टूडेंट 7 घंटे हर दिन पढ़ता है या 7 घंटे से कम भी पढ़ता है, फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या है गोल्डन रूल ऑफ स्टडिंग, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आप सारे बच्चों के मन में आता है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, परफेक्ट टाइम ऑफ स्टडी क्या है, किस वक्त पढ़ना चाहिए, हाउ टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, विच बुक्स टू फॉलो, व्हाट आर द बेस्ट बुक जिसको हम रेफर कर सकते हैं, हाउ टू स्टे फोकस्ड, एंड देयर आर मेनी अदर क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और ये खास तौर पे तब होता है जब हमारा परिणाम परीक्षा का अपने इच्छा के अनुरूप नहीं होता। हम सारे बच्चे मेहनत करते हैं और अपने तरीके से मेहनत बहुत ही ज्यादा करते हैं, बावजूद उसके परिणाम हमारे पक्ष में क्यों नहीं होता, हमारे उम्मीदों के अनुसार क्यों नहीं होता। सो देयर इज सम गोल्डन रूल विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा, मजा आ जाएगा। आप अपने परिणाम में आशातीत बढ़ोतरी देखेंगे, बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है रूल नंबर 1, नो योर एग्जाम। किस एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कितने टाइम का ड्यूरेशन का सिलेबस है, क्या उसका पूरा क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पैटर्न से आप उससे पता कर सकते हैं किस तरीके के सवाल आते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से बुक्स उसके लिए जरूरी है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद तब आपको अगले स्टेप की ओर बढ़ना है, और अगला स्टेप है आपका ऑर्गेनाइज योर माइंड। सबसे ज्यादा हमारा दिमाग जो है मतलब शांत नहीं होता, दिमाग जो है हमारा चंचलता की तरह काम करता, बहुत चंचल होता है, किसी एक बिंदु पे केंद्रित नहीं रह करके अलग अलग बिंदुओं की ओर भागता है। देयर आर मेनी पॉइंट्स विच माइट डिस्ट्रैक्ट और अट्रैक्ट योर अटेंशन। वैसे केस में यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर माइंड कि दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय एग्जाम एंड दिस आर द स्ट्रैटेजीज व्हिच आई हैव टू फॉलो। ये हमारा सिलेबस है, इतने दिन में करना है, सारी सेटिंग कर लेनी है, ऑर्गेनाइज कर लेना है दिमाग में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ब्रेक द टॉपिक्स। जब भी आपका जो भी सिलेबस होगा, मान लिया उस सिलेबस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक है, उस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो बहुत लंबा लगेगा। छोटे छोटे हिस्से में तोड़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स क्या है एंड उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तो रूट्स से रिलेटेड जानकारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लिए, उस पे कमांड हो गया, तब अगले पार्ट पे। इस तरीके से फिर आगे बढ़ते बढ़ते पूरे टॉपिक को सब टॉपिक्स में बांट करके अगर पढ़ोगे छोटा छोटा टुकड़ा में, तो आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा और सवाल भी बनेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। So whenever you are breaking the topics, clear your concept। अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के पहले प्रीवियस टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के पहले प्रीवियस टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी थोड़ी सी परेशानी होती है तो बच्चों को आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे, वो बात कभी आता नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये उसी तरीके की समस्या है जैसे आप चलने के लिए तैयार हुए, बहुत लंबा दूर जाना है, और वैसे केस में जूते में एक कंकड़ फंस गया है और वो कंकड़ बहुत छोटा है, परेशानी बहुत छोटी है, लेकिन क्या आप उस कंकड़ वाले जूते से चल पाओगे? क्या दर्द और खून से लथपथ पैर आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप में ताकत भी थी, ऊर्जा था, जोश था, जुनून था, लक्ष्य था, सब कुछ था, लेकिन परेशानी उस जूते में थी जिसके सहारे आप आगे बढ़ने वाले थे। तो उस छोटी सी भी परेशानी को हटा करके क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, देन ओनली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूल नंबर 5, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज के डेट में बच्चे खास तौर पे नहीं कर रहे हैं। ये डिजिटल जमाने में बच्चों को बहुत आसानी होती है कि नोट्स का फोटो खींच लिया, मोबाइल में जो पढ़ा है मोबाइल में रह जाएगा। आपको डिजिटल मतलब माध्यम का सहारा लेना है, लेकिन जो नोट्स की बात आएगी, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी पॉइंट्स है, जिस टॉपिक को आप तैयार कर रहे हैं उसका जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट है, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे सवाल हैं, उसको आप जरूर
अपने से लिख करके रखें, सेल्फ रिटेन मतलब खुद से लिखें। ये एक रिसर्च भी बताता है कि अगर आप किसी चीज को खुद के हाथों से लिखते हैं तो बाद में आपको उसका रिवीजन टाइम बहुत कम होता है और रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है। सबसे बड़ी एग्जाम में समस्या क्या है हमारे लिए कि जो पढ़ते हैं और आगे जाके उसको हम आउटपुट नहीं दे पाते, प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। किस लिए? क्योंकि याद नहीं रह पाता। इसी वजह से ना तो रिटेंशन ज्यादा रखना है कॉन्सेप्ट को, तो आपको नोट्स को लिखना है, बार बार रिवाइज करना है, सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए। रूल नंबर 6, आप कभी भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो जेईई मेन हो, एडवांस्ड हो या नीट हो या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस एग्जाम में ध्यान रहे कंसंट्रेशन, फोकस बहुत जरूरी है। सिंगल टास्किंग रहना है बेटा। ऐसा नहीं कि मैथ्स है तो इंटरेस्टिंग चीज है तो पता चला थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो आ ही जाता है, मैथ्स से बनाते रहेंगे, कलम तो चलता ही रहेगा, तो थोड़ा सा बात कर लिए, हाँ बाबू अभी खाना नहीं खाया, इस तरीके की आदतें, या मम्मी से बतियाने लग गए, हाँ मम्मी बोलो ना, नहीं, ऐसी आदतों से आपको दूर रहना है। और अगर ये सिंगल टास्किंग की एक्टिविटी आ गई, अपनी आदतों में आपने इसको ला लिया, तो यकीन मानिए आपका प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की, टॉपिक की अपने आप बढ़ने लगेगी, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगा, आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगले एग्जाम में। आप देखना इस चीज को। एंड द लास्ट वन इज कीप स्टडी प्लेस ऑर्गेनाइज्ड। नोबडी केयर्स अबाउट दिस पॉइंट। आप सारे बच्चे देखोगे किताब इधर फेंका हुआ है, बैग उधर फेंका हुआ है, जैसे तैसे आपका बिखरा हुआ है। नहीं, कीप योर स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग प्रॉपरली, कि आप ये किताब आज पढ़ने वाले, वो किताब वहां पर है, उसका नोट्स है, उसके क्वेश्चन पेपर है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, इन सारी चीजों को जो जो जरूरत की चीजें वहां रखना है। मोबाइल उस समय नहीं जरूरत है, उसको साइड कर दीजिए, ऑफ करके ही रख दीजिए। मतलब आपकी स्टडी टेबल, स्टडी प्लेस जो है वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दैट विल अट्रैक्ट यू कि आओ हमें पढ़ो। ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं, खासतौर पे जो टॉपर होते हैं, टॉपर्स का ये एकदम आप देखिएगा सारा कुछ टॉपर्स का ये ऐसा ही रहता है एकदम पूरा। और ये भी करते हैं कि स्टिकी नोट्स को ऐसे करके चिपका देंगे, कुछ पेपर में फॉर्मूला लिख करके चिपका देंगे, यहां पर फॉर्मूला है, यहां पर दीवारों में कुछ कुछ, ताकि वो बैठेंगे तो ये फॉर्मूला उनको दिखता रहेगा। वो अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं। राइट नाउ एट द एंड, अगर आपने पूरी तैयारी करी है तो तैयारी के बाद आपको जरूरत है कि टेस्ट लिखें और अपने आप को चेक करें। टेस्ट इसलिए नहीं होता कि आप कितने ज्ञानी हो चुके हैं, टेस्ट इसलिए होता है कि आपने जितना पढ़ा है वो प्रोडक्टिव हो पा रहा है कि नहीं। आर यू एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जब भी आप टेस्ट दें तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स पे आकलन करें जो टॉपिक आपने पढ़ा है। कभी कभी आप जिस किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते हैं, वहां टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, अपीयर होते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। आप उसको ऐसे जज करने के बजाय ये देखिए, कभी कभी कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ा हुआ है वो भी आ जाता है, तो आप उसको ऐसे नहीं देखिए, आप इस तरीके से देखिए, आपने 5 टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से सवाल आए, वो टॉपिक हमारा बहुत बढ़िया तैयार था, फिर उससे सवाल बना या नहीं बना, उसकी एनालिसिस कीजिए। सो राइट टेस्ट एंड डू द प्रॉपर एनालिसिस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये आपका हायरार्की है। इसी तरीके से यही आपका साइकिल है स्टडी का। पहले आप स्टडिंग, देन थिंकिंग एंड प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स, उसका रिवीजन, उसको एप्लीकेशन करना, अप्लाई करना कॉन्सेप्ट को, और लास्ट में उसका टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद एनालिसिस करने के बाद वापस उसमें आकर के स्टडी करना। एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू अंटिल अनलेस यू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन साइकिल। वहां से सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़ेंगे। I hope you like this video, or if this video helps you, please share it among your friend. Thank you so much for such videos. Stay tuned on this JEE NEET Adda 24/7. Subscribe जरूर कर लीजिएगा. Thank you once again and all the best for your upcoming exams.